और लूफी की हालत हो चुकी है बहुत खराब, इतनी खराब कि अब वो बिल्कुल लड़ने लायक भी नहीं बचा है। उसकी गियर 5 वाली फॉर्म यानी नीका की फॉर्म वापस ओल्ड एज लूफी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जैसे जब लूफी गियर 5 के कांस्टेंट यूज से थक जाता है तो वो ओल्ड एज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ऐसा ही कुछ एल्डर्स के सामने लूफी की हालत हो चुकी है। और पहले से ही भाई लूफी के अटैक इन एल्डर्स के ऊपर काम तो कर नहीं पा रहे थे, मतलब इनको डैमेज तो दे ही नहीं पा रहे थे, पर अब लूफी अपने नॉर्मल फॉर्म में लड़ रहा है। और इन गोरोसे के सामने लूफी का नॉर्मल फॉर्म इतना ज्यादा वीक है कि लूफी इनको नॉर्मल फॉर्म में अटैक तो कर रहा है, पर गोरोसे की योकाई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लूफी खुद उल्टा डैमेज हो जा रहा है। इन 5 एल्डर्स ने एग हेड में एंट्री मारते ही पूरी सिचुएशन बदल डाली है। पहले जहां लग रहा था कि स्ट्रॉ हेड इजिली एग हेड से बाहर निकल जाएंगे, पर अब हो चुकी है स्ट्रॉ हेड्स की हालत खराब। अब स्ट्रॉ हेड्स का बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इतना मुश्किल कि शायद किसी की डेथ भी हो सकती है। कुछ भी भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब वो कौन होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि भाई जो पैसिफिस्टास थे वो स्ट्रॉइड्स की मदद कर रहे थे यहाँ से एस्केप करने के लिए, बॉनी की मदद कर रहे थे, लेकिन अब वो भी डिफीट हो चुके हैं। एक भी पैसिफिस्टास जिंदा नहीं है। 5 एल्डर्स ने आते ही पूरी गेम पलट दी है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉइड्स के पास एक हुक्म का इक्का है, और वो है अपना द जायंट रोबोट। अब इस सिचुएशन में अब कोई कुछ कर सकता है तो वो है भाई जायंट रोबोट। सिर्फ अपना रोबोनोस के ही स्ट्रॉइड्स को बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और चाहिए होगी। लूफी की भाई जो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की रिदम बिल्ड होती है जब वो गियर 5 में होता है, उसका होना जरूरी है, वरना मुझे लगता है अपना रोबोनोस के अभी जागा तो है पर वो कहीं फिर से न सो जाए। सो होमीज, वन पीस चैप्टर 1112 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, मेरा मतलब पूरा डिटेल चैप्टर आ चुका है विद मांगा का पैनल। सो इस वीडियो में अपन डिटेल में वन पीस चैप्टर 1112 को डिटेल में कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चलो भैया वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कवर पे, जहाँ पे चैप्टर 1110 की कवर स्टोरी कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे फ्लावर कैपिटल के कैसल में यामाटो और किनेमोन है, और किनेमोन यामाटो को पैसे देता है उसकी जर्नी के लिए, लैंड ऑफ वानो की करेंसी दे रहा है। बेरीज वगैरह तो चलती नहीं है यहाँ पे, तो वही गोल्ड सिल्वर वगैरह दे रहा है। सो तो हमने चैप्टर 1110 में देखा होगा यामाटो की जर्नी शुरू होने वाली थी कवर स्टोरी में। जैसे कोजुकी ओडिन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ओडिन के एडवेंचर स्टार्ट हुए थे। ओडिन ने पहले पूरा वानो घूमा था, और उसके बाद जब उसने पूरा वानो घूम लिया तो ओडिन को लैंड ऑफ वानो बहुत ही छोटा लगने लगा था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा लगने लगा था। और इसी के बाद ओडिन अपनी रियल जर्नी में निकला था व्हाइट बियर्ड के साथ, जहां उसने रॉजर से मिला और वगैरह वगैरह। और जैसा कि तुम्हें पता है यामाटो है ओडिन की फैन, वो खुद को कोजुकी ओडिन बुलाती है, और उसने ओडिन की जर्नल पढ़ रखी है, तो वो ओडिन की तरह पहले वानो में घूमना चाहती है। ऐसे ही कुछ यामाटो करना चाहती है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे किनेमोन यामाटो को पैसे देता है उसकी जर्नी के लिए। और किनेमोन यामाटो से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जब तुम जर्नी में जाओगी उससे पहले हम लोग एक फेयरवेल पार्टी रखेंगे तुम्हारे लिए, तो तुम जब भी जाओगी तो बता के जाना। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर का टाइटल हार्ड एस्पेक्ट। यहाँ पे हार्ड एस्पेक्ट का मतलब है कि जो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल्स बनाते रहते हैं। ये वो चीज है जैसे कहते हैं ना तुम्हारे ग्रह चल रहे हैं या तुम्हारे नक्षत्र अच्छे नहीं है, और एस्पेक्ट के आगे लिखा है हार्ड, मतलब यानी प्लैनेट्स खराब चल रहे हैं। और तुम्हें पता होगा गोर से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और गोर से एग हेड में आके स्ट्रॉ हेड के ऊपर भारी पड़ने लगे हैं। तो स्ट्रॉ हेड पायलट के प्लैनेट्स खराब चल रहे हैं, उनके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। सो यहाँ से शुरू होता है अपना रियल चैप्टर स्टार्ट। इससे पहले अपन आगे बढ़े उससे पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ पर है। 3 वीक के बाद मुझे खुद याद नहीं था कि कौन कहाँ पर था, तो शायद तुम्हें भी ना हो इसीलिए। तो पिछले चैप्टर में जोरो ने लूची को डिफीट कर दिया था, उसके बाद जोरो और जिम्बे लेबोफेस के पीछे की तरफ भाग रहे थे नामी वाले ग्रुप की तरफ, और नामी का ग्रुप ऊपर है और सनी भी वहीं पर है। और सांजी वेगापंक को लेके राइट साइड से शिप की तरफ बढ़ रहा है, और वो जा रहा है जाइंट की शिप की तरफ, और जाइंट की शिप नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ है, और फ्रैंकी वाला ग्रुप वहां तक पहुंच चुका है जाइंट की शिप तक। और लूफी अभी भी गोरोसे से लड़ रहा है डोरी और ब्रॉगी के साथ, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वो लोग जल्दी से जल्दी निकल जाएं, पर वो लोग अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। सो यहाँ से होता है चैप्टर स्टार्ट। मरीन्स देखते हैं कि पैसिफिस्टर डिफीट हो चुके हैं, और वो लोग खुश हो जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि पैसिफिस्टर्स को डिफीट किया किसने। और उन्हीं में से एक बंदा कहता है स्ट्रॉ हेड योंगोकुरु को यहाँ से निकलने मत देना, सबको पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं जितने पैसिफिस्टर स्ट्रॉ हेड्स की मदद कर रहे थे, बॉनी की मदद कर रहे थे, इतनी देर तक मरीन्स को एग हेड के अंदर आने से रोक रखे थे, वो सभी डिफीट हो चुके हैं और उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। और इन सभी पैसिफिस्टर्स को डिफीट किया है, यानी सबको फ्रीज किया है गांधी गोरोसे ने। गांधी टकले ने इन सभी पैसिफिस्टर्स को डिफीट कर दिया है। सेंट ईथन बैरनवी नासुजोरो इन सभी पैसिफिस्टर्स को डिफीट कर चुका है। और यहाँ पे गांधी टकले का मूड थोड़ा चिड़ा हुआ सा है, और वो कह रहा है इतनी बड़ी पावर एक 12 साल की बच्ची के हाथों में थमा दी, इतनी बड़ी पावर जो पूरी कंट्री को खत्म कर सकती है, वेगापंक ने इस
12 साल की बच्ची को दे दी है, सन की कहीं का वेगापंक। लेकिन अब मैं उस 12 साल की बच्ची यानी जूलरी बॉनी को अपने हाथों से बच के जाने नहीं दूंगा। इसके बाद सीन ओमोई और काशी की तरफ दिखाते हैं और ओमोई कहता है काशी भाई यहाँ से जल्दी निकलो। काशी कहता है हाँ भाई ओमोई तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलते हैं। यहाँ पे कुछ डेंजरस लोग जमीन पर आ गए हैं और कुछ लोग जमीन पर आ गए हैं से मतलब है गोर से आ चुके हैं, इन्हें भी पता चल चुका है। इसके बाद मरीन्स कुछ ऑर्डर इशू करते हैं और वो ऑर्डर होता है कि नॉर्दर्न ईस्ट शोर की तरफ जो जायंट शिप है उसे डुबा डालो, वो जायंट्स की शिप है। इसके बाद सीन फ्रैंकी की तरफ शिफ्ट होता है और पिछले चैप्टर में जो बॉनी वाला ग्रुप था उसे वाइस एडमिरल्स ने घेर के रखा था और यहाँ पे उन्हीं वाइस एडमिरल में से एक वाइस एडमिरल होता है रेड किंग। वो बॉनी वाले ग्रुप पे अटैक कर देता है पर फ्रैंकी अपने अटैक स्ट्रॉन्ग राइट तो से उसके मुंह पे मारता है जिससे रेड किंग की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बॉनी फ्रैंकी के साथ ही होती है और वो जायंट्स को कुमा की बॉडी देती है और कहती है जायंट अंकल मेरे डैड को संभाल के रखना। जायंट्स कहते हैं ओके गॉट इट। पर बॉनी की ये बात सुनकर एक वाइस एडमिरल पॉम्स्की वहीं पर होता है। वो कहता है छोटी बच्ची हो क्या, ये कॉम्बैट वेपन है, कोई फादर नहीं है और ये वेपन मैं तेरे हाथों नहीं लगने दूंगा, समझी बालिके। और पॉम्स्की की ये बात सुनकर बॉनी का माथा सरक जाता है। वो कहती है वो मेरे फादर है, डोंट कॉल हिम वेपन। और इसके बाद बॉनी पॉम्स्की को टच करके बच्चा बना देती है और उसके मुंह पे लात मारती है और कहती है माय फादर इज हीरो ओल्ड मैन। इसके बाद हम देखते हैं वेगापंक का वीडियो मैसेज को जिसमें अभी भी 4 मिनट बाकी होते हैं रियल मैसेज शुरू होने में। उसके पहले वेगापंक कहता है कि ये कॉफी कितनी गर्म है, मैं तो पी भी नहीं सकता, मेरी टंग बहुत सेंसिटिव है। इसके बाद जिस स्क्रीन में मैसेज चल रहा होता है उस स्क्रीन के सामने आ जाता है मार्कस मार्स और यॉर्क होती है जो मार्कस मार्स को यहाँ पे लेके आती है मॉनिटर रूम में। और मार्स जैसे इस स्क्रीन को देखता है कि उस स्क्रीन में वेगापंक है और यही उसका सोर्स है तो वो अपनी योकाई से एक बीम सी छोड़ता है जिससे पूरा मॉनिटर रूम डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर यॉर्क कहती है थोड़ा आराम से, डोंट बी रेकलेस। यहाँ पे मार्कस मार्स को गुस्सा आ जाता है उसकी बीम मारने के बाद भी जो वीडियो मैसेज था वो चलना बंद नहीं होता है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे मार्स की जो बीम होती है, बीम का अटैक होता है स्क्रीन के ऊपर, वो वर्क नहीं करता है क्योंकि वो रियल सोर्स था ही नहीं जहाँ से वीडियो स्ट्रीम हो रही थी। इसके बाद यहाँ पे यॉर्क समझाती है मार्स को, समझाती है कि अगर मैं रियल स्टेलर होती तो मैं जरूर रियल स्ट्रीमिंग ट्रांसपॉन्डर स्नेल छुपा के रखती। मार्स कहता है तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देता हूँ लेबोफेस की, ना रहेगा लेबोफेस ना ही ट्रांसपॉन्डर स्नेल ट्रांसपॉन्ड कर पाएगी। मैं लेबोफेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो वो स्ट्रीमिंग ट्रांसपॉन्डर स्नेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यॉर्क बोलती है ऐसा करने का कुछ सोचना भी मत, इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। टावर बी के सेकंड फ्लोर में काफी वेपन्स है। फ्लोर 1 में उनका पावर प्लांट है और टावर सी में हाई प्रेशर गैस सिलेंडर्स हैं। और उन तीनों में आग लग गई तो पूरा लेबोफेस ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद मार्कस मार्स यॉर्क को कुछ कहता है तो अपनी बुद्धि के घोड़े तेज दौड़ाओ और पता लगाओ कि ट्रांसपॉन्डर स्नेल है कहाँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्स को एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देती है और मार्स को लगता है कि ये वॉइस किसी मिनी क्रिएचर की है, मतलब स्ट्रीमिंग ट्रांसपॉन्डर स्नेल की है। तो वो पंग रिकॉर्ड्स की तरफ जाने लगता है। इसके बाद यॉर्क मार्स को बताती है स्टेला ने अभी अभी एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल डेवलप करी है और वो कुछ ऐसी ट्रायंगल शेप की है। मार्स कहता है तो फिर जल्दी से मुझे रास्ता बता कि मुझे जाना कहाँ पर है ताकि मैं इस पंग रिकॉर्ड में घुसकर उस ट्रांसपॉन्डर स्नेल को बंद कर दूं। इसके बाद सीन काकू और स्टेसी वाले रूम की तरफ शिफ्ट होता है। काकू होश में आ जाता है इतनी देर बेहोश होने के बाद, मगर वो मार्स की योकाई भी देख चुका होता है और वो कहता है कि ये मॉन्स्टर क्या था। स्टेसी बताती है कि वो 1 of 5 एल्डर में से एक है। इसके बाद काकू स्टेसी को कहता है हे स्टेसी अब तुम क्या करोगी, तुमने हमें धोखा दे दिया है। स्टेसी कहती है देखो काकू भाई, अनफॉर्चुनेटली मैं जो करना चाहती हूँ वो तो मैं करूंगी ही और किसी को तो इस मिशन को फुलफिल करना होगा यहाँ पर रह के। यहाँ पे शायद स्टेसी वेगापंक का मैसेज डिलीवर हो सके पूरी दुनिया को, शायद उसकी बात कर रही है या फिर स्टुअर्ट यहाँ से सेफली एस्केप कर ले उसकी बात कर रही है। काकू स्टेसी से कहता है स्टेसी वो लोग तुम्हें पीछे छोड़कर चले गए हैं, तब भी तुम स्टुअर्ट्स और वेगापंक का साथ क्यों दे रही हो। स्टेसी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को बैरियर डोम को बंद करना होगा जब यहाँ से शिप निकलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन उसॉप, नामी और रॉबिन वाले ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है। उसॉप कहता है कूटे बस तैयार है, बताओ निकलना कब है। उनमें से कोई कहता है कि जब जोरा और बाकी लोग आ जाएं तब यहाँ से हम पहली फुर्सत में निकल लेंगे। इसके बाद एडिसन कहता है कि तुम्हारा क्रू बड़ा ट्रबलसम है, ऑन टॉप ऑफ दैट आई लव योर परसिवरेंस, ये हमेशा कुछ ना कुछ मिरेकल करता है। इसके बाद एडिसन के दिमाग में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन चल रही होती है। वो कुछ तरीका ढूंढ लेता है जिससे शिप ज्यादा रिस्क ना लेते हुए ग्राउंड को हिट करे, जिससे शिप ज्यादा डैमेज ना हो, और वो कुछ कैलकुलेट कर लेता है और 78% चांस निकलते हैं कि शिप एक्सटर्नल डैमेज ले सकती है। इसके बाद सीन लूफी, डोरी और ब्रॉगी की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी, लूफी तीनों भाग रहे होते हैं, पर जो सैंडवर्म वाली योकाई होती है यानी शेपर्ड जुपिटर की सैंडवर्म योकाई थी, वो मुंह से अपने एयर सक करने लगती है, जिससे लूफी, डोरी और ब्रॉगी पीछे की तरफ खींचने लगते हैं और वो लोग आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे होते हैं उस एयर सक्शन स्पीड के कारण, जिससे शेपर्ड जुपिटर ने अपने मुंह से खींची है। और जुपिटर का फिर से इतना बड़ा मुंह देख के लूफी को लगता है ये
शेपर्ड फिर से उसको खाना चाहता है। तो लूफी एग हेड की बिल्डिंग उठा के शेपर्ड के मुंह पे मारता है और कहता है ले खा इसे। और बिल्डिंग जैसे ही जुपिटर के मुंह पे पड़ती है तो एयर सक्शन बंद हो जाता है और डोरी, ब्रॉगी और लूफी फिर से भागने लगते हैं। पर यहाँ पे लूफी का जो गियर 5 कांस्टेंट यूज होने के कारण उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, वो बुड्ढे वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रॉगी कहता है स्ट्राइड अब क्या हुआ, तुम ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म क्यों हो गए हो? लूफी कहता है मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, आई एम हंग्री, इसलिए ऐसा हुआ है मेरे साथ। इसके बाद डोरी लूफी को खाने के लिए हकारी डिश देता है, शार्क का मीट देता है, जिससे लूफी के अंदर वापस स्ट्रेंथ आ जाती है। पर इतने में भाई टॉपमैन वल्क्यूरी लूफी के सामने आ जाता है और फिर लूफी उसके ऊपर अटैक करता है रेड रॉक से। पर टॉपमैन वल्क्यूरी की योकाई इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लूफी का हाथ खुद उल्टा डैमेज हो जाता है। अब इसके बाद सीन वापस नामी वाले ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है और वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ कोई आ रहा होता है। चॉपर कहता है ये केकड़ा है शायद, पर वो असली में होता है सैटर्न के लेग्स। इसके बाद हम देखते हैं सीन बॉनी वाले ग्रुप की तरफ यानी नॉर्दर्न ईस्ट शोर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे अचानक से जायंट कट के गिर जाता है और उस जायंट को काटा होता है सेंट ईथन बेरनवी नूसजोरो ने। मतलब कि बॉनी फ्रैंकी एटलस के सामने अचानक से गांधी गोरो से सामने आ जाता है और जितने भी पैसिफिस्टास थे वहाँ पे वो सभी डिफीट हो चुके भी होते हैं। तो अब जो पैसिफिस्टा थे सभी वो फंक्शन करना बंद कर दिए हैं, उन पैसिफिस्टा को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया है बॉम्ब जैसे। और भाई तुम लोग जानते हो गांधी गोरोसे ने पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, उन्हें सिर्फ फ्रीज ही क्यों किया, जबकि वो भाई सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, क्योंकि ये बुड्ढा भाई वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस है। मेरी इस वीडियो में तुमने देखा होगा, अगर वीडियो नहीं देखी तो याद से देखना, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा सभी गोरोसे के बारे में, काफी डिटेल्ड वीडियो है। सो जैसा कि मैंने बताया गांधी गोरोसे है वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस वगैरह मैनेज करता है ये। और इन पैसिफिस्टास को क्रिएट करने में गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और अब वेगापंक मर चुका है यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिट्रे कर चुका है, तो गवर्नमेंट इन पैसिफिस्टास को फिर से बनाने तो बिल्कुल नहीं वाली है। एंड अगर ये पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय करके फिर से क्रिएट करेंगे तो इनको काफी खर्चा आएगा। और मुझे तो लगता है कि वेगापंक ने पैसिफिस्टा टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि एग हेड ही वेगापंक का ब्रेन है और सब इन्फॉर्मेशन यही कलेक्ट होती है और एग हेड में बस्टर कॉल चल रहा है। वेगापंक ने भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड में रहकर अच्छे से मारी है इनकी। हाँ, तो जैसा मैंने बताया पैसिफिस्टास को क्रिएट करने में इनको काफी दिक्कत होगी और वैसे भी इनको जो टैक्स मिलता है सभी कंट्रीज से, जिसे ये लोग हेवनली ट्रिब्यूट के नाम से कलेक्ट करते हैं, और ये टैक्स डायरेक्टली सेलेस्टियल ड्रैगन्स को जाता है। पर ये जो टैक्स है हेवनली ट्रिब्यूट इनको मिल नहीं रहा है रेवोल्यूशनरी आर्मी के कारण। जब भी ये टैक्स कलेक्ट करके पहुंचाते हैं तो रेवोल्यूशनरी आर्मी रेड मार के छीन लेती है। मंकी डी ड्रैगन डकैती करने पर उतर आया है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पैसा वैसे ही पहले से कम है। और गांधी गोरोसे है भाई काफी चालाक, इसलिए पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय करने की जगह ये सिर्फ डिफीट कर रहा है, उनको फ्रीज कर रहा है। तो ये इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा रहा है एक प्रकार से। भाई इन बुड्ढों में बहुत दिमाग है। इसके बाद सीन मार्कस मार्स की तरफ शिफ्ट होता है और वो लेबो फेस में यानी पंक रिकॉर्ड में अंदर पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे मार्कस मार्स वापस अपने योकाई फॉर्म से, अपने त्सुमादे से नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है और फाइनली उसे दिख जाती है वेगापंक की स्ट्रीमिंग ट्रांसपोंडर स्नेल। और अब भाई यहाँ पे चैप्टर 1112 खत्म हो जाता है, टू बी कंटिन्यूड। अब नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या सच में वेगापंक का वीडियो मैसेज रुक जाएगा या वेगापंक के पास इसका भी एक कोई ना कोई बैकअप प्लान है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।